जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूटेरिया का जो कि परवीन सर के द्वारा तैयार किया गया है उसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट सेकंड देखेंगे, जिसमें 75 प्रश्न होंगे जो कि 50 जीके के और 25 साइंस के सवाल होंगे। तो चलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको सपोर्ट कीजिए कि हम और अच्छा कर सके आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि 1 नंबर मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, यानी मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, क्यों? तो इसका ऑप्शन दिया गया है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, क्योंकि यह एक वैध मुद्रा है, क्योंकि यह एक क्रय विक्रय का माध्यम है, क्योंकि यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक रूप से कार्य या स्वीकार्य है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसका ये हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का आंसर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग बाजार व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला दिया है कि सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, यानी सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदरगाह क्षेत्र से सागरमाला परियोजना बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने और आधुनिकीकरण से संबंधित है ये, और इससे बंदरगाहों में माल के आवाजाही के लिए किफ़ायती और त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना इसका कार्य है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर प्रश्न कि भारत में कृषि आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? तो भारत में कृषि आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है? तो इसका हो जाएगा सबसे बढ़िया उत्पादन विधि के द्वारा भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि टाटा आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता है? यानी टाटा आईपीएल 2022 में जो आईपीएल हुआ था उसमें ऑरेंज कप यानी सबसे ज़्यादा रन जो बनाता है उसी को ऑरेंज कप मिलता है। तो इसमें किसको दिया गया? तो ये हो जाएगा जोस बटलर को, जबकि युजवेंद्र चहल को पर्पल कैप दिया गया। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को दिया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। 57 नंबर दिया गया, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो लोक मिलनी योजना का शुभारंभ यहाँ पे पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है 2022 में, उसकी थीम या विषय क्या थी? तो उसकी थीम 2022 में थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, इसकी थीम थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला है उबेर कप 2022 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो उबेर कप का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो इसका हो जाएगा उबेर कप 2022। इसका आंसर हो जाएगा उबेर कप 2022 का विजेता यहाँ पे दक्षिण कोरिया ने जीता है उबेर कप 2022 का। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी सिंपल सा प्रश्न है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है कि वो मैंने सबसे पहले हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये हो जाएगा गोवा।
आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हसन शेख मोहम्मद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं और सोमालिया की राजधानी यहाँ पे मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी भी याद रखिएगा आप लोग, मोगादिशु इसकी राजधानी है। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, 2024-25 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान स्थापित किया गया भारत के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो इसमें भारत का स्थान 46 था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पे दिया गया है कि भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है 70 वर्ष करने का। माने औसत आयु यानी औसत जीवन काल 70 वर्ष करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक होता है। प्रति चुंबकीय यानी विपरीत दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पे ये विपरीत दिशा की ओर चुंबकित हो जाता है, इसलिए इसका प्रकृति ऋणात्मक होती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है? यानी किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक इन सभी ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से है, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तो ये तापमान के बढ़ने से ये बढ़ जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने में प्रयोग में लाया जाना, यानी पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसमें सिंपल सा है कि ये उच्च तापमान को मापा जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जिस तापमान पर तरल पदार्थ वाष्प का दबाव ठोस से वाष्प के बराबर होता है उसे कहते हैं, यानी जिस तापमान पर तरल का वाष्प दबाव ठोस के वाष्प के बराबर है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर, उसे हम लोग हिमांक बिंदु कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमांक बिंदु हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यानी सरल लोलक के लिए मैंने कौन सा इसमें सही है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसमें मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिक होती है, मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, मध्य स्थिति में त्वरण अधिक होता है, या सभी? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, यानी तालाब शांत जल में जब हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो तालाब के माने पृष्ठ पर यानी जल के पृष्ठ पर जो लहरें उठती है उसे हम लोग कौन सी लहरें वो होती है? तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे।
अनुप्रस्थ लहरें या अनुप्रस्थ रंगे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका हो जाए, इसमें नेत्र गोलक की मोटाई बढ़ जाती है तो बिल्कुल बढ़ जाती है, नेत्र गोलक की फोकस दूरी घट जाती है तो ये भी घट जाती है, और नेत्र गोलक की त्रिज्या एवं व्यास में वृद्धि ये भी हो जाती है, लेकिन रेटिना प्रतिबिंब को रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना से कुछ पहले ही बन जाता है, इसीलिए इसका ये गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है 74, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक है। तो हम कोबाल्ट 60 का CO60 का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है 75, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, यानी बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। तो बैक्टीरिया से इसमें टाइफाइड होता है, जबकि रेबीज और डेंगू ये वायरस के कारण, और काला जार ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, यानी सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, छाल हमें औषधि देता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, यानी ईस्ट में जो विटामिन पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ईस्ट में जो विटामिन पाया जाता है उसे हम लोग विटामिन B12 के नाम से जानते हैं, जो ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, जो कि बिल्कुल होता है। इसमें श्वसन तत्व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये भी सही है। इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, यही गलत है। इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है, और इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। यहाँ पे रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, जबकि इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करता है, यानी विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर की ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध कार्य करता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे दिया है कि फलों के मधुकरण मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण। तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज के कारण। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो ये सभी प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है, ऑप्शन डी, सभी प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है नाइट्रोजन। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है। तो इसमें सत्य फल यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए, आम सत्य फल है। ये सब फल्स है। असत्य फल है सेब और नाशपाती असत्य फल है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने नहीं, बल्कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे सही है। इंसुलिन की खोज विलियम बैटिक ये भी सही है। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन सिंपल सा है कि द्रव्यमान संख्या में से हम लोग परमाणु संख्या घटा देंगे, तो जो आएगा वही हो जाएगा इसका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसका हो जाएगा 19 हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला दिया है लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव
अम्ल, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लवण के विलयन होते हैं। अगला है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है जिसका परमाणु सूत्र होता है O3। ऑक्सीजन का एथी है, अपरूप है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न है? यानी ज्वलन ताप सबसे निम्न किसका है? तो इसमें हो जाएगा पेट्रोल, ऑप्शन डी, जिसका जो कि बहुत ही देर तक चलता है, इसीलिए इसका ज्वलन ताप कम है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि इसमें कि चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन है? यानी चर्म रोग के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा इसका कौन सा रेडियो आइसोटोप का उपयोग हम लोग चर्म रोग के उपचार में करते हैं? तो इसका हो जाएगा रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन डी, रेडियो फास्फोरस। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? एक से अधिक नए पदार्थ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक परिवर्तन है जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे दिया गया है प्रश्न कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? यानी संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन कौन से लोग थे? तो इसका हो जाएगा कौन कौन से लोग थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 116 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य इसके सदस्य थे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? यानी निजी स्वतंत्रता का जो एक आधार है उसे हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसमें कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए किया जा सकता है, जो कि पहले 14 लोगों को करता था, जो कि 104वें संशोधन के द्वारा ये प्रावधान हटा दिया गया कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन अब राष्ट्रपति नहीं करता है, अब सिर्फ राज्यसभा में ही 12 मेंबर का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 119। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है, जबकि संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला दिया है कि वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? यानी वो कौन सा सदस्य है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में बोल सकता है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये 15वां संविधान संशोधन था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगला दिया गया है कि भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? तो ये किसके लिए? तो ये लोक लेखा समिति के लिए ये एक मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं।
आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय निकाय या स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, यानी स्थानीय निकाय का मामला इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये स्वच्छता है, लोकोपयोगी सेवाएं हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, लेकिन कानून और व्यवस्था ये न्यायपालिका के अंदर आता है, इसलिए ये स्थानीय सरकार का नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया है कि अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था। तो अजातशत्रु ये हर्यक वंश से संबंधित था, जिसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में राजगीर में कराई गई थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया, यानी सेंड्रोकोट्स शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किसने प्रयोग किया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने इसे सेंड्रोकोट्स कहा, जबकि एंड्रोकोट्स इसको जस्टिन के द्वारा कहा गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि कर्नाट वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे कर्नाट वंश के संस्थापक, और इसकी राजधानी सिमरावड था। और मिथिला, इस कर्नाट वंश के शासनकाल को हम लोग मिथिला का स्वर्ण युग कहते हैं। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया दार उल सफ़ा किससे संबंधित था। तो दार उल सफ़ा यहाँ पे खैराती अस्पताल था, दार उल सफ़ा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि तबकात ए नासिरी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो तबकात ए नासिरी के लेखक इसमें से मिन्हास उस सिराज। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। तो ये अकबर के राजदरबारी थे, दशवंत और बसावन। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था, यानी होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। तो इसमें एनी बेसेंट तो मुख्य रूप से थी और बाल गंगाधर तिलक मुख्य रूप से थे, लेकिन इसमें एक और सदस्य थे जो कि एम सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी शामिल थे, यानी ये तीनों लोग शामिल थे। और इसमें टी एस अल्काट शामिल नहीं थे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दिया गया है कि जालियांवाला बाग हत्या के प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। तो इसका सिंपल सा आंसर है यहाँ पे किचलू और सतपाल की बंदी बनाने के विरोध में ये प्रदर्शन जालियांवाला बाग किया गया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई थी। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ, यानी किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1922 तक ये समाप्त हो गया। तो इसके बाद 1923 में ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये पार्टी का स्थापना किया गया था इलाहाबाद में। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दिया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता यहाँ पे 5 मार्च 1931 को किया गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 135 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी सौरमंडल का भाग कौन नहीं है। तो सौरमंडल का भाग इसमें से निहारिका नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सौरमंडल का भाग है, जबकि निहारिका इसका हो जाएगा सही आंसर, जो कि एक
नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन यानी दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहीं किस दिन को होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी या निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कन्याकुमारी जो कि सबसे दक्षिणी नोक है भारत के मुख्य भूमि का भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम केंद्र है ये कन्याकुमारी। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी सटी है इससे? तो इससे कार्डेमम पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी सटी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का कौन सा भाग है जिसे किस नाम से जानते हैं? तो यानी सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान को किस नाम से? यानी दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अक्षांश यानी उष्ण अक्षांश के जो यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं घास, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में हम लोग पंपाज कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर यहाँ पे कानपुर हो जाएगा, इसका आंसर कानपुर। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और मिनी कॉय द्वीप में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यानी ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला दिया है इसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी एजी टांसले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा 144 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि धान का खेत, जिसे हम लोग अपने से यानी मनुष्य के द्वारा ये काम किया, इसीलिए ये कृत्रिम है, जबकि झील, वन और घास का मैदान ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम, तो इसमें सही क्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले घास होगा, घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को सर्प खाएगा। यही यानी एक दिशीय प्रवाह, जिसे लिंडेमान ने खोज किया, जो कि 10% का आगे, जिसका जितना एनर्जी होगा उसका 10% आगे इसी तरह बढ़ता जाता है वो एनर्जी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य पोषक स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका हो जाएगा सिंपल सा है कि माने यहाँ पे 100% है, तो इसका 10% यहाँ पे यानी यहाँ पे 10 आएगा, तो क्या हो रहा है 100 से 10 हो रहा है यानी घट रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए घटता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दिया है 147 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? यानी दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गंगोत्री यहाँ पे अंटार्कटिका में स्थित है, भारत का एक संशोधन अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न दिया कि जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? तो जंतर मंतर का निर्माण यहाँ पे जय सिंह के द्वारा करवाया गया। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हम लोग यहाँ पे एच.जे. भाभा को मानते हैं या कहते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात यानी बिहार का लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यहाँ पे 918 था बिहार के जनगणना। तो हम लोगों ने यहाँ पे 75 प्रश्न देख लिए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसलिए हम लोग अब डेली बेस्ड पर, क्योंकि नवंबर में यानी 26 या 27 नवंबर को हम लोगों का एग्ज़ाम है, तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। डेली बेस पर हम लोग एक एक सेट लगाएंगे, इससे हम लोगों का तैयारी और अच्छा हो। तब तक के लिए जय हिंद।